डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा की पूर्ति की चर्चा करेंगे। मुद्रा की पूर्ति यानी कि एक जो हमारे सामने दृश्य उत्पन्न होता है, एक समय अवधि में मुद्रा की कितनी मात्रा है या एक प्रवाह का जो कंसेप्ट है, फ्लो का जो कंसेप्ट है, वो हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। मनी ऑफ सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी की जो कंसेप्ट है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण के द्वारा बताया है। जो सबसे ट्रेडिशनल या परंपरागत और कीन्सियन व्यू जो है, उसके अनुसार मनी सप्लाई इज़ डिफाइंड एज करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक। यानी कि उनके अनुसार, कीन्सियन के अनुसार, मुद्रा की पूर्ति में दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो जो चलन मुद्रा है जनता के पास वो, और व्यापारिक बैंकों के पास जो मांग जमा हैं, दो चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसको M1 की परिभाषा दी गई है, या सबसे संकुचित जो परिभाषा है वो C+DD है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक। आशा है आपको मांग जमा पता होंगी कि क्या जमा है। जैसे कि नाम अपने आप में स्पष्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब दोज डिपॉजिट्स विच यू कैन गो एंड विड्रॉ एट एनी टाइम वेन एवर यू हैव अ डिमांड फॉर इट और वेन एवर यू हैव अ डिमांड फॉर मनी। यानी कि जब आप चाहें अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये सबसे तरल रूप है मुद्रा का, और ये जो परिभाषा है सबसे लिक्विड परिभाषा मानी जाती है। यानी कि करेंसी विद द पब्लिक वह भी तरल रूप है मुद्रा का, और जो मांग जमा है वो भी तरल रूप है। तो सबसे लिक्विडिटी की दृष्टिकोण से जो परिभाषा है वो ये परंपरागत या कीन्सियन व्यू कहा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार द मनी सप्लाई एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज लिटरली द नंबर ऑफ डॉलर्स पीपल आर कैरिंग अराउंड इन their pockets, the number of dollars they have to they credit to the banks for dollars, and they have to credit at banks in form of demand deposits and also कॉमर्शियल बैंक टाइम डिपॉजिट्स। देखिए, इस परिभाषा में जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन बताना चाह रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो है तीन चीज़ों को सम्मिलित करती है। एक तो चलन मुद्रा जो कि जनता के पास है, दूसरी मांग जमाओं के पास के रूप में जो व्यापारिक बैंकों के पास है, और तीसरी यहाँ जो प्रमुख बात जो शामिल होती है वो है समय जमा, यानी कि टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स। यानी कि एक समय पूर्व हम इन जमाओं को नहीं निकाल सकते, इसलिए ये फिक्स डिपॉजिट्स कहलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें लिक्विडिटी पूर्व या परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि एक समय अवधि के बाद ही या एक समय अवधि के उपरांत ही आप अपनी जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस परिभाषा में C करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स DD प्लस टाइम डिपॉजिट्स TD शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा दृष्टिकोण जो कि प्रोफेसर गोल्डले शॉ ने हमारे सम्मुख रखा, और इसमें जो है M2 यानी कि करेंसी, टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स में हम जो बचत खाते हैं, बचत जो हैं उसको भी शामिल करते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस की हो सकती हैं या कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी जो डिपॉजिट्स हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये पूर्व दो दृष्टिकोणों से ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण है मुद्रा की पूर्ति का।
इसके बाद हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा की पूर्ति को जो घटक प्रभावित करते हैं वो है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, लेवल ऑफ बैंक रिजर्व्स, पब्लिक डिज़ायर टू होल्ड इन करेंसी, मतलब बैंकों में बैंक रिजर्व्स अनुपात क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या है, जनता अपने हाथ में कितनी मुद्रा कैश फॉर्म में रखना चाहती हैं, हाई पावर्ड मनी, और ऐसे कई अन्य घटक हैं जो कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब हम देखें कि हाई पावर्ड मनी क्या है। हाई पावर्ड मनी जो है वो सम ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि C+R+OD होता है। C मतलब जनता के पास जो करेंसी है वो, रिजर्व्स यानी कि जो बैंक्स के पास हैं जो आधार बनते हैं साख निर्माण का या साख क्रेडिट क्रिएशन का वो, और तीसरा जो है अन्य जमाएं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती हैं। तो ये सब हाई पावर्ड मनी में या उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल होती हैं। और हम देखते हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी वेरीज डायरेक्टली विथ चेंजेस इन मॉनेटरी बेस एंड इन्वर्सली विथ करेंसी एंड रिजर्व रेशियो, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो उच्च शक्ति मुद्रा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, या दोनों में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, जबकि मुद्रा की पूर्ति और करेंसी और रिजर्व रेशियो में विपरीत संबंध दृष्टिगोचर होता है। अब हम भारत के संदर्भ में देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1977 में अपनी RBI रिपोर्ट में जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बताए थे वो प्रमुख रूप से 4 थे, M1, M2, M3 और M4। M1 में जो शामिल होते हैं तत्व या जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो हैं करेंसी विथ पब्लिक विच इंक्लूड्स नोट्स, कॉइन्स ऑफ नॉमिनेशन इन सर्कुलेशन एक्सक्लूडिंग कैश ऑन हैंड्स इन बैंक। सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट्स विथ कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स excluding interbank deposits. Third, other deposits with RBI which includes current deposits of foreign central bank, financial institutions and such as IDBI and IBRD। यानी कि अब इसका हम विश्लेषण करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो सबसे संकुचित परिभाषा है M1, उसमें जनता के पास जो करेंसी है जिसमें नोट्स और कॉइन्स शामिल हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि जो कैश जो बैंक्स के पास है उसको शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो मांग जमाएं हैं व्यापारिक और कोऑपरेटिव बैंक्स के पास उनको शामिल करते हुए, किंतु जो इंटर बैंक डिपॉजिट है अंतर मध्य बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स हैं उसकी उपेक्षा की जाती है। तीसरा, इसमें अदर डिपॉजिट्स जो RBI के पास है जिसमें जो करंट डिपॉजिट्स हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स DD प्लस OD यानी कि अन्य जमाएं रिजर्व बैंक के पास उनको शामिल करते हैं, तो हमारे को ये संकुचित परिभाषा M1 की प्राप्त होती है। इसके बाद हम आते हैं M2 में। M2 में जो है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस जमाएं शामिल की जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश जो लोग हैं चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, उनका एक रुझान होता है कि वो ज़्यादातर जो अपनी सेविंग्स हैं उसको पोस्ट ऑफिस में रखना प्रेफर करते हैं। इसीलिए M2 में C करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स शामिल की जाती हैं। अब M3 जिसको हम ब्रॉड मनी या व्यापक मुद्रा की पूर्ति भी कहते हैं, इसमें M1 यानी कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, और इसके अतिरिक्त हम शामिल करते हैं टाइम डिपॉजिट्स विथ
कॉमर्शियल बैंक, यानी कि समय जमाओं को जब हम शामिल करते हैं व्यापारिक बैंकों के पास जो होती है, तो हमें उससे M3 या व्यापक मुद्रा की पूर्ति दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अब आइए M4 जो है वो सबसे ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। इसमें M3 यानी कि C+DD+TD+OD प्लस टोटल जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हैं, डिपॉजिट्स जो हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है, चाहे वो समय जमा हो चाहे वो मांग जमा हो। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं M1, M2, M3, M4 की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि जो मनी मल्टीप्लायर है या जो मुद्रा गुणक है वो क्या है। तो मुद्रा गुणक जो है, जिसको हम छोटे m से दर्शाते हैं, वो एक तरह से रेशियो है। अब किसका रेशियो है? मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी, यानी कि जब हम मुद्रा की पूर्ति को उच्च शक्ति मुद्रा से भाग देते हैं तो हमें मुद्रा गुणक प्राप्त होता है। अब आप देखिए, जो संकुचित मुद्रा गुणक है, इसमें हम M1 यानी कि C करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स को भाग देते हैं, किससे? उच्च शक्ति मुद्रा से। तो हमें छोटा या संकुचित मुद्रा गुणक प्राप्त होता है। इसमें आप देखिए, हम प्रत्येक जो कंपोनेंट है उसको डिमांड डिपॉजिट से भाग देते हैं। C+DD+DD को DD से भाग देते हैं, OD को DD से भाग देते हैं। तो हमें ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो प्राप्त होता है 1 + C + B, यानी कि करेंसी रेशियो और अदर डिपॉजिट रेशियो। और नीचे का डिनोमिनेटर जो है उसमें हमने हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स डाले हैं, करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व्स प्लस एक्सेस रिजर्व्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, और इन सभी को एलिमेंट्स को हमने DD से भाग दिया है। तो हमें जो रेशियो या जो अनुपात प्राप्त होते हैं वो है करेंसी रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व रेशियो और अदर डिपॉजिट रेशियो। तो इस तरह से हमारा या हमारे सम्मुख जो है वो संकुचित मुद्रा गुणक प्राप्त होता है। इसी तरह हम व्यापक मुद्रा गुणक को भी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ब्रॉड मनी सप्लाई यानी कि C+DD+TD+OD को भाग देते हैं उच्च शक्ति मुद्रा के एलिमेंट से C+R+ER+ अदर डिपॉजिट्स। तो जो रेशियो या जो अनुपात प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से हैं: 1 + करेंसी रेशियो प्लस टाइम डिपॉजिट रेशियो प्लस अदर डिपॉजिट रेशियो डिवाइडेड बाय करेंसी रेशियो प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशियो प्लस अदर डिपॉजिट रेशियो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मुद्रा की पूर्ति है कुल मिला के हाई पावर्ड मनी और मुद्रा गुणक से प्रभावित होती है। और इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि अगर उच्च शक्ति मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा की मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है, जो हॉरिजॉन्टल कर्व है वो सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी को बता रहा है, जबकि जो जीरो एक्सिस से जो वक्र ऊपर की ओर जा रहे हैं वो डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी को दर्शा रहे हैं। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हैं वहाँ मुद्रा की पूर्ति निर्धारित हो रही है। अगर मुद्रा की पूर्ति अगर हाई पावर्ड मनी की डिमांड ई पर है तो मुद्रा की पूर्ति OM है, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो मुद्रा की पूर्ति घटकर OM से OM- हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हाई पावर्ड मनी की सप्लाई में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की पूर्ति डायरेक्टली या प्रत्यक्ष परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब पूर्ति वक्र HS है और मांग वक्र HT है तो मुद्रा की पूर्ति जो है वो OM है। इसके बाद अगर मुद्रा की पूर्ति या हाई पावर्ड मनी में परिवर्तन होता है और हाई पावर्ड मनी में वृद्धि होती है तो नया मांग पूर्ति वक्र HS- है,
और नया संतुलन E1 पर है। और जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं तो हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति OM से बढ़कर OM1 होती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1977 अप्रैल में 4 प्रमुख मुद्रा पूर्ति के मेजर्स प्रतिपादित किए गए थे या हमारे सम्मुख रखे गए थे, M1, M2, M3, M4। और जो मुद्रा की पूर्ति है उसको कुल मिला के उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक प्रभावित करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जो हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर के जो एलिमेंट्स हैं दे इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई in any economy. So hope so you have understood. Thank you.